नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो अखिलेश यादव ने यूपी का नक्शा उन्होंने पोस्ट किया और कुछ चुनाव नक्शा बदल देते हैं। तो ये अखिलेश यादव ने पोस्ट करके कहा है। तो नक्शे पर सपा, कांग्रेस और बीजेपी की सीटें उन्होंने दिखाई। तो नक्शे पर 2019 से 24 का आकलन भी उन्होंने दिखाया है करके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जिस तरह की हार देखने को मिली है, वहीं पर समाजवादी पार्टी को जो है इस बार काफी रिकॉर्ड तोड़ जो है जीत हासिल हुई है। उसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और अखिलेश यादव ने यूपी का नक्शा इस दौरान पोस्ट किया। तो कुछ चुनाव नक्शा बदल देते हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा है। तो वहीं पर कहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब ये एक्स पर पोस्ट किया, तो वहीं उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि 2019 से लेकर 24 तक के क्या कुछ सीटें रही हैं, वो उन्होंने आकलन करके दिखाया है। जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत समाजवादी पार्टी को मिली है। इसी बीच अखिलेश यादव भी काफी खुश है। तो इंडिया अलायंस को एक बड़ी जीत मिली है। तो वहीं पर अखिलेश यादव ने इसी बीच एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट करके उन्होंने नक्शा साझा किया। तो वहीं पर यूपी का नक्शा उन्होंने दिखाया और कहा कि कई बार ऐसा होता है कि चुनाव में नक्शा बदल दिया जाता है, यूपी का नक्शा बदल दिया जाता है। तो यूपी का जब नक्शे का उन्होंने पोस्ट किया, तो उस दौरान उन्होंने तंज भी कसा है बीजेपी पर। और फिर उन्होंने 2014 और 19 की बात की है कि किस तरह से 14 और 19 में हालांकि समाजवादी पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिली थी, लेकिन 24 का उन्होंने आकलन दिखाया करके और कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार सीटें जीत रही है। इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेठी दौरे पर कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहने वाले हैं। तो कांग्रेस महासचिव का अमेठी का दौरा है। तो जनता को धन्यवाद ज्ञापित करने कल अमेठी पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। तो अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। तो वहीं पर काफी उत्साह भी उनके बीच में है। तो वहीं आपको बताते हैं कि जिस तरह से अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, तो उसका धन्यवाद करने कल अमेठी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यूपी के ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षत, क्योंकि इस बार अगर रिजल्ट देखे जाए तो अमेठी और रायबरेली से काफी चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया। राहुल गांधी को कहा जा सकता है, कांग्रेस और राहुल गांधी को एक बड़ी जीत मिली है। तो इसी बीच अब धन्यवाद करने के लिए अमेठी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का जो आश्चर्यचकित रिजल्ट देखने को कांग्रेस को मिला है, कांग्रेस को इसकी बिल्कुल आशा नहीं थी। शायद इसीलिए केएल शर्मा को नामांकन के आखिरी दिन एकदम पर्चा भरने को बोला गया था। उन्होंने नामांकन का जो अंतिम दिन था उस दिन पर्चा भरा था, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो अमेठी से पर्चा भर करके चुनाव स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ सके। लेकिन अब केएल शर्मा चुनाव में उतरे, उसके बाद उनकी जिस तरह से जीत हुई वो कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित कर देने वाली है कांग्रेस को भी और आम जनता को भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी। तो उसी के चलते अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही कल अमेठी पहुंचेंगे। साथ में केएल शर्मा जो कि अमेठी के सांसद हैं वो भी वहां पहुंचेंगे और जनता का अभिवादन करेंगे, जनता का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक बड़े मार्जिन से स्मृति ईरानी को उन्होंने हराया, क्योंकि स्मृति ईरानी कैबिनेट में मंत्री भी थी और वहां से सांसद भी थी वर्तमान की। जिस तरह से केएल शर्मा ने, जिनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, उन्होंने जिस तरह से स्मृति ईरानी को, एक कद्दावर नेता जो कि बीजेपी की महिला कद्दावर नेता, उनको जिस तरह से हराया, तो अब अमेठी की जनता का अभिवादन करने, धन्यवाद करने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाएंगे। इससे पहले भी हमने देखा था कि प्रियंका गांधी चुनाव के वक्त जब केएल शर्मा ने अपना नामांकन किया था, उसके बाद प्रियंका गांधी ने रोड शो किया था। उस रोड शो में उन्होंने अमेठी की जनता से एक रिश्ता अपना बताया था कि अमेठी की जनता से उनका पुराना रिश्ता है। उनके पिता, उनके दादी के टाइम से, उनके पिता के टाइम से काफी पुराने संबंध अमेठी और रायबरेली से उनके चले आ रहे। उसी संबंधों के बिहाफ पे उन्होंने जनता से अपील की थी कि वो केएल शर्मा को वोट
दे और विजयी बनाकर अमेठी से उनको दिल्ली संसद भवन पहुंचाए। तो उसी क्रम में कल जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी पहुंचेंगे। इसके पहले भी हमने देखा था कि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दोनों ने वहां जब संयुक्त जनसभा की थी, उसमें भी राहुल गांधी ने यह बात बोली थी जनता से कि भले ही वो चुनाव रायबरेली से लड़ रहे हो, लेकिन उनका दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों से उनका पुराना रिश्ता है, चाहे वो अमेठी हो चाहे रायबरेली हो। भले ही अगर वो रायबरेली चुनाव जीतते हैं, लेकिन अमेठी का भी वो उतना ही विकास करवाएंगे जितना रायबरेली का विकास वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक जो पुराना जो रिश्ता था वो खंगालने की फिर से कोशिश की है राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने, क्योंकि जिस तरह से हम लोग काफी समय से दिखा रहे थे कि राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी अपनी जो पुराने रिश्ते थे अमेठी और रायबरेली से, उनको फिर से जनता के बीच में बिल्कुल, यानी कि एक इमोशनल कार्ड भी खेलने का यहाँ पर प्रयास किया गया था, और जिसका फायदा जो है अमेठी और रायबरेली दोनों जगह पर राहुल गांधी और कांग्रेस को हुआ है। इसी बीच अगर देखा जाए अक्षत, क्योंकि सोनिया गांधी भी काफी मुखर थी और वहीं पर रायबरेली में कहा जा सकता है उनकी मुखरता के कारण ही जो है रायबरेली में इतनी बड़ी जीत मिली है राहुल गांधी को, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि अपना बेटा सौंप रही हूं आपको। एक इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास किया गया था। वहीं पर अब बात यहाँ पर आ जाती है कि जो खबर ये भी मिल रही थी कि अमेठी और रायबरेली में, क्योंकि प्रियंका और राहुल तो आ ही रहे हैं, इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही थी कि सोनिया गांधी भी पहुंचने वाली है। बिल्कुल, देखिए, जब राहुल गांधी रायबरेली के लिए चुनाव में उतरे थे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि रायबरेली से राहुल गांधी को इससे पहले भी हमने देखा था कि अमेठी से और रायबरेली से दोनों से ही किस तरह से कांग्रेस के जो नेता थे उनको किस तरह से जनता ने नकारा था। उसके बाद राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते थे। तो कहीं ना कहीं इस बार जो पुराने रिश्ते को फिर से वापस जिंदा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में गिनाने को अब वर्तमान में कोई ऐसी योजना नहीं है जिसको लेकर के वो चुनाव में जाए, जिसको लेके आम जनता के बीच में जाए और अपनी उपलब्धियां गिनाए। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में, जैसा कि एएमवी न्यूज ने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सिर्फ इस बिहार पे है क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपनी जो फिर से खोई भी शाख थी उसको वापस लाना था, और कांग्रेस को जो अपनी खोई भी जमीन थी, जो उनके छटके में वोटर्स थे, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी या कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता अमेठी और रायबरेली से एक रिश्ते की बात करते हैं, वो जिस तरह से छूट गया था उनसे, उसको फिर से वापस पाने की एक जो है फिर से कोशिश थी। तो उसमें दोनों ही पार्टियां एकदम कारगर सिद्ध हुई हैं। जहां समाजवादी पार्टी ने अपना जो उसके जो शाख जो गिरती जाती थी उसको बचाया, वहीं कांग्रेस ने जो अपना जमीन थी, जो कांग्रेस का गढ़ कहलाता था कि कभी भी अगर दिल्ली पहुंचना होता था तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश का रुख करती थी और रायबरेली अमेठी से निश्चित उनकी जीत होती थी, उसको फिर से वापस उन्होंने पा लिया है। अब उसी को फिर से बना के रखने के लिए अमेठी और रायबरेली को जनता को फिर से अपने साथ जोड़ के रखने के लिए ये रैली की गई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब सोनिया गांधी ने लोकसभा से अपने इस्तीफा दिया था कि अब वो लोकसभा का चुनाव अमेठी से नहीं लड़ेंगी और वो राज्यसभा की सदस्य बनना चाहेंगी, तब भी सोनिया गांधी ने अमेठी की जनता को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने काफी मार्मिक शब्द लिखे थे कि अमेठी का उनसे बहुत पुराना रिश्ता रहा है, अमेठी उनको बहू और बेटी की तरह अमेठी ने हमेशा उनको सम्मान दिया है। तो उसी जो कार्ड को लेकर के, एक इमोशनल कार्ड को लेकर के फिर से इस बार सोनिया गांधी ने अपने बेटे जब राहुल गांधी को चुनाव में उतारा था तो उन्होंने बोला था कि मैं रायबरेली की जनता को अपना बेटा सौंप रही हूं। तो मतलब ये एक बड़ी बात थी कि रायबरेली की जनता को उन्होंने राहुल गांधी को सौंपा था। अब वो रायबरेली की जनता को तय करना था कि राहुल गांधी को संसद भवन पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। वही रिजल्ट ये रहा कि रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी को ही चुना है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है अक्षत की प्रियंका गांधी क्योंकि काफी ज्यादा सक्रिय भी रही है और यूपी में सबसे ज्यादा उनकी सक्रियता देखने को मिली, मुखरता के साथ वो जनता के बीच में भी आई और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट था कि इंडिया अलायंस को ज्यादा सीटें मिली है। और वहीं पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कई सीटें मिली है इस बार, अच्छा परफॉर्मेंस यानी कि कांग्रेस ने दिखाया है। तो प्रियंका गांधी जो कि इतनी मेहनत कर रही थी, तो क्या उनको भी मेहनत का उनका फल मिलने वाला है, प्रभारी बनाया जाएगा एक बार फिर से? और वहीं पर सीटों को लेकर अगर देखा जाए, क्योंकि रायबरेली से भी राहुल जीते हैं, वायनाड से भी जीते हैं, कौन सी सीट लेंगे, तो इसको लेकर भी ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि रायबरेली सीट वो लेने वाले हैं, रायबरेली सीट पर वो सांसद रहेंगे। वहीं पर वायनाड सीट पर जो है उपचुनाव होंगे जब, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां से उतारा जाएगा। तो यानी कि मेहनत का फल यहां पर मिलेगा।
बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी हमने देखा था कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, जिसमें प्रियंका गांधी ने अपनी भरपूर कोशिश की थी, भरपूर मेहनत की थी, तमाम उन्होंने जनसभाएं की थी, तमाम उन्होंने रैलियां की थी, लेकिन जिसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाया था। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की जो मेहनत थी वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी की जो मेहनत थी वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी कि उन्होंने पूरा अपना फोकस उत्तर प्रदेश पे अपना करके रखा था। उत्तर प्रदेश में लगातार हर दूसरे दिन हम देख रहे थे कि अखिलेश यादव के साथ जनसभाएं राहुल गांधी कर रहे थे, वहीं प्रियंका गांधी रैली कर रही थी, आम महिलाओं से जाके मिल रही थी, किसानों की जो किसान महिला थी उनसे मिल रही थी, जो निचले तबके की महिला थी उनसे मिल रही थी। तो मतलब कुल मिला के प्रियंका गांधी ने इस बार जो अपना मेहनत की थी उसका रिजल्ट कांग्रेस को देखने को मिला है। जहां कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी, वहीं इस बार कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत हासिल की है। वहीं अगर बात करें वायनाड की, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को अपनी 2 दिनों में से किसी एक सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है, अगर उनकी बात करें तो जो वहां से हवा उड़ के आ रही दिल्ली से, तो वो ये है कि राहुल गांधी अपने वायनाड की सीट से इस्तीफा देंगे, जहां फिर से उपचुनाव होगा। क्योंकि कांग्रेस इस बात को बखूबी जानती है कि अगर राहुल गांधी ने रायबरेली से इस्तीफा देकर वायनाड को चुना तो जाहिर सी बात है कि फिर अगले लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या लोकल बॉडीज इलेक्शन हो, उसमें फिर कांग्रेस को बहुत बुरी स्थिति में कांग्रेस को वहां हालातों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जनता ने इस बार बीजेपी को नकार करके वहां से कांग्रेस को चुना है, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी वायनाड को छोड़ करके इस बार राहुल गांधी रायबरेली को चुनेंगे। फिलहाल अभी इस बारे में कोई भी बात, अभी पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है कि प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़वाया जाएगा। क्योंकि देखिए इससे पहले भी हमने कई बार देखा कि जब भी चुनाव हुए, चाहे वो लोकल बॉडीज के नगर निकाय के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, कभी प्रियंका गांधी का नाम सामने नहीं आया है कि वो किसी विधानसभा से या लोकसभा से या नगर निकाय के चुनाव लड़ेंगी। तो हो सकता है कि शायद इस बार प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से अगर राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं, क्योंकि अभी वहीं पर यूपी का प्रभारी भी बनाया जा सकता है, यानी कि मेहनत का फल इस बार शायद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत आपका इन तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने शपथ ले ली है। मोदी की तीसरी कैबिनेट में हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश के सांसदों को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। तो वहीं पर इसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत 11 मंत्री शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री के अलावा अन्य जिन लोगों को कैबिनेट में जगह मिली है, राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह और कमलेश पासवान का नाम इसमें शामिल है। इनमें अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी को छोड़कर बाकी के सभी नेता बीजेपी के हैं। यूपी से राज्यसभा सांसद हरदीप पुरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। मोदी मंत्रिमंडल में सांसदों को शामिल करने में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्योंकि सभी की निगाह थी इस पर बनी हुई, क्योंकि कल मंत्री पद की भी शपथ ली गई, वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जो है पीएम पद की और गोपनीयता की शपथ ले ली है। और इसी बार बीच में सबसे ज्यादा जो निगाह थी वो ये थी कि यूपी से कितने मंत्री जाने वाले हैं। तो वहीं जब ये तस्वीरें साफ हुई तो ये समझ में आया कि जातीय समीकरणों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा गया है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सांसदों को सबसे ज्यादा जगह मिली है। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत 11 मंत्री शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री को जिन लोगों को कैबिनेट जगह मिली, इसमें राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह और कमलेश पासवान के नाम शामिल। इसमें अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी को छोड़कर बाकी सब नेता बीजेपी के हैं। यूपी के राज्यसभा सांसद हरदीप पुरी को भी मंत्रिमंडल में पूरी तरीके से जगह मिली हुई है। मोदी मंत्रिमंडल में सांसदों को शामिल करने में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। देखिए बच्चा, बिल्कुल अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक चीज निश्चित है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको जीतना है तो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ध्यान रखना होगा। इस मंत्रिमंडल में आपको देखने को मिलेगा हर जात से लोग हैं, हर जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है और क्षेत्रीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अब जातीय समीकरण की बात करें तो क्षत्रिय बिरादरी से राजनाथ सिंह आते हैं, उनको मौका दिया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह वो भी गोंडा से हैं, उनको मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण बिरादरी की बात करें, जितिन प्रसाद को मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो जितने हैं सबको मौका, जो जिस बिरादरी से आता है उसको मौका दिया गया। दलित समाज के 2, लोध समाज के 1, कुर्मी समाज के 2 और जाट समाज के 1 मंत्री बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी ने जिस तरीके से 1 आरएलडी और 1 अपना दल का सांसद मंत्री बनाया गया है। जी बक्ता जी सिद्धार्थ, जातीय समीकरण के पीछे एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक्सिस पोल सामने आए थे उसमें ये कहा जा रहा था 21% जो ओबीसी वोटर, जिसमें से खासकर कुर्मी थे ज्यादातर,
उनका जो वोट था वो वहां पर इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हो गया था। तो क्या यही कारण है कि सबसे ज्यादा इस बार कुर्मियों पर, यानी कि खासकर कुर्मियों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, इसलिए ज्यादा मंत्री पद उन्हें दिए गए हैं ओबीसी, क्योंकि 4 चेहरे हैं इसमें? देखिए बिल्कुल, पंकज चौधरी की बात कर लें, अनुप्रिया पटेल की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं ये ओबीसी बिरादरी से आते हैं और ये खासकर कुर्मी बिरादरी से आते हैं, तो इनको भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया और ये कोशिश किया गया है। देखिए जो जब बीजेपी जीती है सीटें उत्तर प्रदेश में, तो उसका सबसे प्रमुख कारण क्या रहा है? उसका सबसे प्रमुख कारण ये रहा है कि जो ओबीसी था, गैर यादव ओबीसी, वो बीजेपी के पाले में था इस बार, लेकिन वो कहीं ना कहीं छिटक गया था बीजेपी से, तो उसको अपने पास लाने की कोशिश है। और ये कोशिश है कि जो उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव होने वाले हैं जिन सीटों पर, जिसमें कई सांसद जीत के गए हैं, तो वो सीटें खाली होंगी, वो मौजूदा स्वयं विधायक है, तो कहीं ना कहीं उसको भी लेकर भी पूरी तरीके से तैयारी की गई और आने वाले विधानसभा चुनाव में। और इस बार बीजेपी किसी तरीके से कोई चूक नहीं करना चाहती है। देखिए इस मंत्रिमंडल के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समीक्षा बैठक की जाएगी और उसके बाद हार के समीक्षा की गई थी कि किस कारण से हार हुई। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो प्रथम दृष्टिया निकल कर सामने आया वो कहीं ना कहीं जाति समीकरण साधने में इस बार बीजेपी सिद्धार्थ कहा ये भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जातीय समीकरणों का ध्यान रखकर इस बार मंत्री पद बांटे गए हैं, और क्योंकि 11 मंत्री मोदी समेत, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री मोदी समेत 11 मंत्री इसमें शामिल किए गए हैं, कहा जा रहा है कि ओबीसी क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चेहरे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि सीधा सीधा जो प्रभाव है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 300 सीटों पर सीधा प्रभाव इन लोगों का है। देखिए बिल्कुल ये एकदम जो जाति समीकरण साधे गए, इसमें कहीं ना कहीं 300 सीटों को सुरक्षित रखकर साधे गए। 300 ये कोशिश की गई कि बीजेपी आसानी से 300 सीटें जीत ले, और उसको यही लक्ष्य रखा गया है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, 300 सीटों का लक्ष्य रखा गया। और एक चीज पूरी तरीके से क्षेत्रीय समीकरण भी साधे गए, पूर्वांचल के लोगों को भी कहीं ना कहीं स्थान दिया गया है, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल, उसको चारों तरफ पूरी तरीके से ये कोशिश की गई कि सब इस मंत्रिमंडल में दिखे। जिस तरीके से बीजेपी हमेशा बात करती सबका साथ सबका विकास, तो उसको भी कहीं ना कहीं परिलक्षित करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, और इसी बीच ठाकुरों की नाराजगी को भी दूर किया जाए, उसका भी खास ध्यान रखा गया, इसलिए पश्चिम यूपी को ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ से मंत्री बनाए गए हैं, पश्चिम यूपी को ज्यादा इन्हें साधने का प्रयास किया है। देखिए बिल्कुल, और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण जो निकलकर सामने आ रही, सूत्रों को वाले खबर निकलकर सामने आई कि राजनाथ सिंह को कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जो उनका विभाग होगा वो महत्वपूर्ण होगा। अभी तो प्रधानमंत्री के उसमें होता है कि वो किसको क्या विभाग है, लेकिन जो अभी खबर निकलकर सामने आ रही वो यही निकलकर सामने आ रही कि राजनाथ सिंह को भी इस बार ठीक अच्छा विभाग दिया जाएगा। अब देखना यह है कि उनके कद के हिसाब से क्या विभाग दिया जाता है, और ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कीर्तिवर्धन सिंह को जो मंत्री बनाया गया है वो थोड़ा चौंकाने वाला था। बिल्कुल, क्योंकि अगर सिद्धार्थ कीर्तिवर्धन का नाम क्योंकि आपने लिया है, इसी बीच आपको टोक भी रही हूं, क्योंकि सिद्धार्थ कीर्तिवर्धन का नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला भी था, और कहा जा रहा था कि ठाकुरों को एक तो साधने का प्रयास इसी दौरान किया गया है, और दूसरा ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए कीर्तिवर्धन को उनके सामने खड़ा कर दिया है। जी बिल्कुल, ये बीजेपी ने एक स्टैटिक्स की है कि एक ये कोशिश की गई है कि ब्रिजभूषण सिंह के सामने किसी को खड़ा किया जाए। और कल मान लीजिए ब्रिजभूषण सिंह कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने बयान देते रहते हैं, और कल कहीं ना कहीं वो अलग हो जाए पार्टी से, तो पार्टी को नुकसान ना हो, और कहीं ना कहीं कीर्तिवर्धन सिंह को इतना मजबूत कर दिया जाए कि आने वाले वक्त में उनका प्रभाव गोंडा में और बढ़ जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अभी भी पूरी तरीके से स्टैटिक्स रखी गई। ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी एक के ऊपर नहीं विश्वास करती, उस सबका वो खुद नेता बनाती है। ये ऐसा, और बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संगठन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं, ये हमेशा कहा जाता है। और बीजेपी अपने अनुशासन के लिए नहीं जाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कीर्तिवर्धन सिंह को मौका दिया गया, और ये चौंकाने वाला था थोड़ा। और पंकज चौधरी की बात करें तो पंकज चौधरी काफी वरिष्ठ नेता है, 6 बार सांसद रहे हैं, 7 बार जीत के गए। एसपी सिंह बघेल की बात कर लें, वो भी कहीं ना कहीं पिछली सरकार में भी वो मंत्री थे। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल को भी उम्मीद है कि महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेगा, वो सहयोगी रही है। जयंत चौधरी नए आए हैं पहले। बिल्कुल, और आज कैबिनेट की बैठक भी हो रही है, उसके बाद पता चल जाएगा कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इन तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बीजेपी नेता और ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश तिवारी के कार्यालय पर नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। बीजेपी कार्यकर्ता की अगुवाई में कार्यकर्ताओं और मोदी समर्थकों ने पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष दिलीप विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
खबर लखनऊ से, जहां पर लखनऊ फरीदीपुर में ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रांसफार्मर में जोर जोर से धमाके होने लगे। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने से पहले ही लोगों ने ट्रांसफार्मर पर बालू मिट्टी फेंककर आग पर काबू पा लिया। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की जीत के बाद आगरा में जश्न मनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत जो हुई है उसको लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। तो भारत ने पाकिस्तान को 6 रनों से हराया है। बुमराह ने मैच में भारत की वापसी कराई है। तो वहीं ढोल नगाड़ों पर पूरे फैंस भी नाचे, तो वहीं आतिशबाजी भी हुई है इस दौरान। तो तिरंगा लेकर सड़कों पर लोग निकल आए। तो आगरा के सिनेमाघरों में भी मैच का प्रसारण किया गया। खबर फतेहपुर से है, जहां पर फतेहपुर में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर जश्न का माहौल देखने को मिला। लोगों ने आतिशबाजी की और जगह जगह पर मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लाइव भी दिखाया। वहीं मिठाई भी बड़ी तादाद में बांटी गई है। लोगों में नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी भी दिखी। खबर उन्नाव से है, जहां प्रेमी के घर के सामने प्रेमिका संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर गंभीर रूप से घायल हो गई। देखते ही देखते प्रेमिका धू-धू कर जलने लगी। आग की ऊंची लपटें उठने लगी। तो मोहल्ले के रहने वाले लोगों ने आग पर काबू पा लिया। तो फिर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है। युवती ने बताया कि प्रेमी के पिता ने पेट्रोल डालकर उस पर आग लगाई है, जबकि मोहल्ले वालों का कहना है कि उसने खुद को खुद ही आग लगाई। क्षेत्राधिकारियों ने बताया कि किशोरी प्रेमी के घर में रहना चाहती थी, लेकिन बहन ने मना कर दिया। फिलहाल जांच की जा रही है। घटना पूर्वा कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। हमीरपुर के पुराना बेतवा घाट इलाके में एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगने से तेज धमाका हो गया। हादसे में एक ही परिवार के पिता पुत्र समेत 6 लोग झुलस गए। इस दौरान दीवार ढहने से चीख पुकार मच गई। सभी झुलसे हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 को गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया गया है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। एएसपी और सीओ ने मौके का जायजा लिया है। अभी तक तो एक बच्चा है, एक मेरे पिताजी हैं और कुछ महिलाएं हैं, जो कि बच्चा बहुत सीरियस है, उनके पिताजी बहुत सीरियस हैं। बाकी काफ़ी जले हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है और जो सीरियस उनको कानपुर रेफर किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल 2 सीरियस उनको तुरंत इमीडिएट कर रहे हैं और एक मैडम है उनको भी रेफर करने जा रहे हैं। अबाउट अभी तो 5 लोग अभी आए हैं, अभी सब बता रहे हैं कि और आ सकते हैं। नाम से एक मोहल्ले में मकानों में आग लगे होने की सूचना मिली। तत्काल शहर का मामला होने के कारण 2 गाड़ी फायर की घटनास्थल के लिए फौरन रवाना। यहाँ आके देखा तो उन्होंने दिखाई दिया कि यहाँ तो गैस सिलेंडर का विस्फोट प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मकान का मलबा बिखरा हुआ पड़ा है और जो लोग झुलस गए थे उन्हें हॉस्पिटल भेजा जा चुका था और तत्काल अग्निशमन कार्य प्रारंभ किया है। उसके बाद नगर पालिका के लिए एसडीएम महोदय को भी अवगत करा दिया है। वो आके मकान में जो भी टेक वगैरह है वो लगवाएं और ये मलबा साफ करा दें, ताकि कोई और घटना न घट जाए, क्योंकि छज्जा कैंटिलीवर पोजीशन पे हो गया। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही। तो इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की हार आखिर क्यों हुई और इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा, इसे लेकर प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। जय श्री राम, राधे राधे। काफी दिनों से मन बड़ा, स्पेशली 4 तारीख के बाद, 4 जून के बाद मन थोड़ा अपसेट था, परेशान था। मैं भी अपसेट हूं आपकी तरह। पर एक बात को सुन के और भी दुखी हूं कि सोशल मीडिया पे लोग अयोध्या को टारगेट कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पे लोग साधु संतों को टारगेट कर रहे हैं, अयोध्या वासियों को टारगेट कर रहे हैं। भाई क्या करना चाहते हो? किसी को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? राम मंदिर बना है, ये अयोध्या वासियों के लिए नहीं बना है, केवल अयोध्या वासियों के लिए नहीं बना है, पूरे सनातनियों के लिए बना है। जो 100-125 करोड़ सनातनी है ना, उन सबके लिए राम मंदिर बना है। आप अयोध्या का बहिष्कार कर दो, साधु संतों का बहिष्कार कर दो, हैं? और कहां तक जाओगे? किस किस का बहिष्कार करोगे? फिर एक दिन कह दोगे हिंदुत्व का ही बहिष्कार कर दो। व्हाट इज दिस? तथ्यों को पहचानिए आप। मैं भी दुखी हूं, मुझे भी दुख है कि अयोध्या की सीट हार गए, लेकिन आप क्यों याद नहीं कर रहे कि मथुरा की सीट जीत गए हम काशी की सीट जीत गए? क्यों नहीं याद है आपको? हरिद्वार की सीट हम जीत गए, हम सारे तीर्थों में ऑलमोस्ट सारी जगह, क्या उज्जैन नगरी महाकाल की सीट हम जीत गए। वहां किसने जिताया? वहां हिंदू नहीं थे, वहां सनातनी नहीं थे, वहां भी तो सनातनी थे ना। राम मंदिर सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए नहीं बना है, राम मंदिर पूरे विश्व में रह रहे सनातनियों के लिए बना है। अरे किसका विरोध करना चाहिए, किसका विरोध नहीं करना चाहिए, ये सोचना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेके उठा के बोले आश्रमों में जाओ, साधु संतों को भी टारगेट में ले आए हम लोग, अयोध्या को टारगेट में ले आए। अरे भाई थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करो। मैं आपके विरुद्ध, मैं बुरा, मतलब मुझे क्रोध आ रहा है, क्यों हम राम जी की नगरी को ही टारगेट पे ले गए कि हम जाएंगे अपनी गाड़ी से ही जाएंगे, वहां का रिक्शा यूज नहीं करेंगे, वहां का होटल यूज नहीं करेंगे, वहां के आश्रम यूज नहीं करेंगे, साधु, क्या है ये ठीक नहीं है। आप अपने सनातन में विघटन पैदा कर रहे हो। अरे अगर विरोध करना है, अगर तुम वाकई सच्चे हिंदू हो तो जातिवाद का विरोध करो। हम जातियों में बट गए थे, हम जाति का नेता चुनना चाहते हैं, इसलिए हम हिंदुत्व हार गया, इसलिए सनातन हारा नहीं है, अभी भी हारा नहीं है, अभी भी सरकार हिंदुत्व की ही बन रही है, ये भूलना नहीं। और हां, ये जितनी भी 242 सीट बीजेपी को मिली है ना, और एनडीए को जो 293 सीट मिली है, जिसकी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं तो शुभकामना दूंगा, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मतलब शपथ ले लेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।